नमस्कार दोस्तों उत्तराखंड का चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा में से एक है। इस यात्रा में 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल है। दोस्तों अगर आप चार धाम की यात्रा को एक साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में चार धाम यात्रा से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जैसे कि चार धाम यात्रा की शुरुआत कहां से और कैसे करें, रहने खाने की व्यवस्था कैसे करें, कितने दिन का टूर प्लान बनाना होगा और इस यात्रा को कंप्लीट करने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर आप चार धाम की यात्रा में से केवल एक ही धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो चारों धाम की अलग अलग वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चार धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चार धाम यात्रा के लिए सबसे पहले आपको यमुनोत्री जाना पड़े। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यमुनोत्री धाम कब खुलता है और कब बंद होता है। दोस्तों हर साल आम तौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं। और दोस्तों इस साल यमुनोत्री मंदिर के कपाट 22 अप्रैल 2023 के लिए खुलेंगे और समापन दिवस हमेशा भाई दूज के पवित्र दिन यानी 14 नवंबर 2023 को बंद होगा और 20 मार्च के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यमुनोत्री धाम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों यमुनोत्री मंदिर की यात्रा करने से पहले अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना न भूलें। अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन द्वारा इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। दोस्तों अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आपको जानकी चट्टी से आगे की यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि यमुनोत्री धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों अगर आप रेल मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यमुनोत्री के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है, जो करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं ऋषिकेश करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है और हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी 240 किलोमीटर है। यह तीनों रेलवे स्टेशन देश के दूसरे रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पहले दिन आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आप बस, टैक्सी और जीप का चुनाव करके आगे की यात्रा को कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस सफर को पूरा करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है और जिसका किराया 350 रूपए से लेकर 450 रूपए तक होता है। दोस्तों अगर आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से यमुनोत्री तक के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप बड़कोट तक की बस और शेयरिंग जीप दोनों ले सकते हैं, जिसका किराया 250 रूपए है। पहले तो आपको बड़कोट आना पड़ेगा, फिर बड़कोट से आप जानकी चट्टी के लिए शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। बड़कोट से जानकी चट्टी की दूरी 45 किलोमीटर है और जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। दोस्तों अगर आप बड़कोट से शेयरिंग टैक्सी से जानकी चट्टी तक जाते हैं तो उसका किराया आपको 150 रूपए देना पड़ता है। दोस्तों हरिद्वार से यमुनोत्री पहुंचने के लिए 3 सड़क मार्ग है। रूट का डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो जो रूट आपको सही लगे उस रूट को आप फॉलो करके आ सकते हैं। ये दोस्तों अब आप अपने साधन से और आप अपने हिसाब से किसी तरह जानकी चट्टी पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर आपको रहने खाने की व्यवस्था कैसे करनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको GMBN यानी गढ़वाल विकास मंडल के बहुत सारे गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि GMBN फूल चट्टी, अतिथि निवास, GMBN टूरिस्ट रेस्ट हाउस आदि। दोस्तों इस गेस्ट हाउस को आप GMBN की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा के सीजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिससे आपको ऑफलाइन रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। वहीं दोस्तों कुछ लोगों को ऑनलाइन रूम बुक करने में दिक्कत होती है, तो अगर आप GMBN जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी में रुकना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके भी रूम को बुक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी हैं, जिसका किराया 800 रूपए से लेकर 1500 रूपए तक होता है और इस प्राइस में आपको सिर्फ नॉर्मल रूम ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 2000 रूपए से लेकर 3000 रूपए तक का रूम लेते हैं तो हो सकता है कि वो रूम थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा हो। अगर आपको GMBN में रूम नहीं मिला तो आप प्राइवेट होटल्स में भी रुक सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी पर्सनल कार से गए हैं तो रूम लेते वक्त होटल मालिक से कार पार्किंग के लिए जरूर बात कर लें, नहीं तो आपको 150 रूपए पर डे के हिसाब से कार पार्किंग के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं खाने पीने की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको शुद्ध और वेजिटेरियन थाली सिस्टम के हिसाब से 100 रूपए से लेकर 150 रूपए तक का एक टाइम का खाना मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप पहले दिन जानकी चट्टी में अपना खाना खाकर आराम कर एक रात गुजार सकते हैं और सुबह सुबह यमुनोत्री के लिए ट्रैक शुरू कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन आपको जानकी चट्टी से
से यमुनोत्री तक की पैदल यात्रा करनी है। आप अपना नाश्ता करेंगे और सुबह सुबह यमुनोत्री मंदिर के लिए ट्रैक शुरू कर देंगे। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर के लिए 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी है और रास्ते में छोटी छोटी चाय की दुकानों पर आप चाय भी पी सकते हैं। यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आपको जानकी चट्टी से घोड़े, पिट्ठू और पालकी भी ले सकते हैं, जिसमें घोड़े का जाने और आने का किराया 2500 रुपए होता है। वहीं एक साइड का किराया 1500 रुपए लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पिट्ठू से आना जाना चाहते हैं तो उसका किराया 5000 रुपए है और पालकी से आना जाना चाहते हैं तो उसका किराया 8000 रुपए है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा यहाँ पर सभी के रेट फिक्स हैं, लेकिन उस रेट में आपको कोई भी दर्शन के लिए नहीं ले जाएगा, इसलिए आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर लें। दोस्तों, कैसे भी करके एक बार जब आप यमुनोत्री मंदिर पहुंच जाते हैं तो अपने आसपास के मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्य को देखते हैं तो आप बेहद संतुष्ट और शांतिपूर्ण महसूस करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि यमुनोत्री मंदिर में दर्शन और आरती का समय क्या होता है। दोस्तों, यमुनोत्री मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है और रात 8 बजे बंद हो जाता है। सुबह की आरती 6:30 बजे शुरू होती है और शाम की आरती 7:30 बजे शुरू होती है। तो आप अपने हिसाब से जानकी चट्टी से उसी हिसाब से ही यात्रा करने के लिए निकलें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 4 धाम की यात्रा एक साथ ही करना चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार के हिसाब से आपको 10 दिन का टूर प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल यमुनोत्री धाम की ही यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार से यमुनोत्री आने और यमुनोत्री से हरिद्वार वापस जाने के लिए आपको कम से कम 3 दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अब माँ यमुनोत्री का दर्शन करने के बाद आपको गंगोत्री धाम आना है। जानकी चट्टी से गंगोत्री के लिए पर्याप्त मात्रा में वाहन मिल जाते हैं। जानकी चट्टी से गंगोत्री के लिए डायरेक्ट वाहन न मिलने पर यात्री पहले बड़कोट भी पहुंच सकते हैं और बड़कोट से यमुनोत्री की दूरी लगभग 49 किलोमीटर है, जिसे मात्र सड़क मार्ग द्वारा और पैदल मार्ग द्वारा ही इस यात्रा को तय किया जा सकता है। अगर आप बड़कोट से यमुनोत्री के लिए बस से जाते हैं तो आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का किराया देना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। यह हिंदुओं के पवित्र धामों में से एक धाम है और छोटी 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गोमुख से होता है और गंगोत्री धाम से इसकी दूरी करीब 19 किलोमीटर है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाने का क्रम पूरा किया तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं पर स्थान दिया। इसका कारण बताया जाता है कि पृथ्वी गंगा के वेग को सहन नहीं कर पाती है और फिर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए गोमुख के जरिए गंगा पृथ्वी पर बहती हुई जीवों का उद्धार करने लगी है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गंगोत्री धाम कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने की तिथि आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन ही होती है। गंगोत्री मंदिर सर्दियों के लिए बंद रहता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में फिर से खुलता है। इस वर्ष गंगोत्री मंदिर 22 अप्रैल 2023 को खुलेगा। गंगोत्री मंदिर के खुलने से पहले मंदिर के अंदर नदी तट पर एक विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी अपने शीतकालीन निवास मुखवा में वापस चली जाती हैं। गंगोत्री मंदिर बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री के साथ साथ गंगा नदी को समर्पित एक मंदिर है। यह मंदिर नवंबर से अप्रैल तक चरम सर्दियों के दौरान बंद रहता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि हमको गंगोत्री के लिए परमिट कहां और कैसे मिलेगा। दोस्तों, वैसे अगर आप 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी इसका परमिट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन परमिट लेना चाहते हैं तो आपको परमिट गंगोत्री में बस स्टैंड के ऊपर स्थित परमिट कार्यालय से या फिर उत्तरकाशी में जिला अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हरिद्वार से गंगोत्री के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप उत्तरकाशी तक की बस को पकड़ सकते हैं। हरिद्वार से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 194 किलोमीटर है, जिसका किराया आपको 350 रुपए से लेकर 390 रुपए तक देना होगा। उसके बाद उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और उत्तरकाशी से आप बस लेकर गंगोत्री तक की यात्रा कर सकते हैं, जिसका किराया 200 रुपए देना होगा। दोस्तों, इस सफर में 9 घंटे का समय लगता है। दोपहर 4 बजे आप गंगोत्री पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हरिद्वार से
से गंगोत्री धाम जाने वाली बस का टिकट आप गंगोत्री धाम जाने से एक दिन पहले ही बुक करा लें, क्योंकि तीर्थ यात्रियों की अधिक भीड़ होने की वजह से कभी कभी बस में जगह नहीं मिल पाती है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से शेयरिंग टैक्सी से उत्तर काशी तक की यात्रा करते हैं तो आपको 450 रुपए देना होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल कार से यात्रा करना चाहते हैं तो उत्तर काशी के बाद आपको एक भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेगा और रात के 9 बजे के बाद सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, इसलिए आप अपना टैंक फुल करवा कर ही यात्रा करें। चलिए दोस्तों, अब हम अपने हिसाब से किसी भी साधन से उत्तर काशी या गंगोत्री पहुंच गए हैं, उसके बाद हमें रहने और खाने की व्यवस्था कैसे करनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ठहरने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि GMBN गेस्ट हाउस, प्राइवेट होटल एंड कुछ धर्मशालाएं। दोस्तों, GMBN गेस्ट हाउस गढ़वाल मंडल विकास निगम का सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर आप पहले से ही इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गंगोत्री के बस स्टैंड के पास बहुत सारे धर्मशाला और प्राइवेट होटल देखने को मिलेंगे, जिसका किराया आपको पर डे के हिसाब से 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में जा रहे हैं। दोस्तों, वहीं अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको हर जगह शुद्ध और शाकाहारी ही भोजन खाने को मिलेगा। यहाँ पर आपको थाली सिस्टम के हिसाब से एक टाइम का खाना 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बड़े आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, यहीं गंगोत्री में आपको लोकल मार्केट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप मंदिर में चढ़ाने के लिए अपना प्रसाद भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन कैसे करने हैं और इसके अलावा गंगोत्री के आसपास कौन कौन सा स्थान है जहां पर आपको जाना चाहिए। दोस्तों, गंगोत्री धाम की यात्रा में 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित किया गया है। यहाँ का ये सबसे ऊंचा मंदिर है और यह उत्तराखंड राज्य के 4 धाम यात्रा 4 छोटे तीर्थ स्थलों में से एक है। यह सफेद मंदिर यहाँ के देवदार, पाइन्स एंड ग्रेटर हिमालय पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की पवित्र नदी भागीरथी है, जो गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है और गंगोत्री मंदिर के पास से ही बहती है। इस मंदिर का निर्माण गोरखा राजा अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी में कराया गया था। हर साल यहाँ पर गंगा मैया का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। तो अब जय माँ गंगा कहते हुए इस मंदिर में दर्शन कर लीजिए और दर्शन करने से पहले गंगा नदी में स्नान करना बिल्कुल न भूलें। मंदिर में दर्शन करने का समय सभी दिन सुबह 6:15 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9:30 बजे तक होता है। यहाँ पर आपको गौरी कुंड और सूर्य कुंड भी देखने को मिलेगा। गंगोत्री के पास गंगा नदी के पास आपको भागीरथ ऋषि के तप करने का स्थान भी दिखाई देगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। एक बार आपने मंदिर में दर्शन कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर कुछ प्लेसेस को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पांडव गुफा मौजूद है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने ध्यान केंद्रित किया था और यहीं पर देव यज्ञ भी किया था। आप में से बहुत से लोगों को ये तो पता ही होगा कि गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना है तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं कि यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगोत्री से यहाँ तक की दूरी पैदल या फिर खच्चरों पर सवार होकर पूरी की जाती है। चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है तथा कई लोग एक ही दिन में वापस भी आ जाते हैं। इस ट्रैक को पूरा करने में केवल एक ही दिन का समय लगता है और इस ट्रैक पर जाने के लिए वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों, इस ट्रैक के लिए आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है, जिससे ये साबित हो सके कि आप फिजिकली फिट हैं। दोस्तों, गंगोत्री से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केदार ताल। यह स्थान समुद्र तल से 4425 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जून अक्टूबर के बीच आना सर्वोत्तम समय माना जाता है। केदार ग्लेशियर के पिघलने से यहाँ पर बनी झील भगीरथ की सहायक केदार गंगा का उद्गम स्थल है, जिसे भगवान शिव द्वारा भागीदारी को दान मानते हैं। चढ़ाई थोड़ी कठिन जरूर है, पर इस स्थान का सौंदर्य आपकी थकावट को दूर करने के लिए काफी
काफी है। रास्ते में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, इसलिए सब कुछ पहले से ही प्रबंध करना होता है। दोस्तों कुछ लोग उत्तरकाशी में एक दिन पहले ही रुककर गंगोत्री की तरफ जाते हैं, क्योंकि उत्तरकाशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और समुद्र तल से 1150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, एकादश रुद्र मंदिर, ज्ञानेश्वर मंदिर एंड कुटीटी देवी मंदिर है और यहाँ के भागीरथी नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर साल लोग उत्तरकाशी आते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि गंगोत्री जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। दोस्तों अगर आप मंदिर के द्वार खुलने के कुछ दिनों बाद यानी कि समर सीजन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यह समय लगभग छुट्टियों का समय होता है। बरसात के समय में रोड की कंडीशन खराब होने और लैंडस्लाइड होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम होती रहती है। इसलिए हमारी राय में गंगोत्री जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर और अक्टूबर का यानी कि बरसात के बाद का समय होता है। इस समय यहाँ पर भीड़ भी कम रहती है और आपके दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रहने और खाने पीने की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती हो जाती हैं। तो आप इस वीडियो में इंफॉर्मेशन को लेते हुए अपनी छुट्टियों के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब दो धाम का दर्शन करने के बाद गंगोत्री से केदारनाथ के लिए अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप हर्षिल हेलीपैड से फाटा या गुप्तकाशी या सिरसू हेलीपैड तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सड़क मार्ग से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको बस पकड़कर पहले सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम सोनप्रयाग पहुँच गए हैं। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क करेंगे। यहाँ पर कार पार्किंग का किराया 100 रुपए 24 घंटे के लिए और बाइक के लिए 50 रुपए देना पड़ता है, वो भी 24 घंटे के लिए। जैसे अगर आप केदारनाथ मंदिर की ट्रैक पर गए हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए तो 24 घंटे का किराया 100 रुपए, अगर 3 दिन के लिए जाते हैं तो 300 रुपए देना पड़ेगा। दोस्तों सोनप्रयाग के बाद कोई भी बस या पर्सनल कार आगे नहीं जाती है। दोस्तों अगर आप सोनप्रयाग शाम को 3 बजे के बाद आते हैं या फिर 8 घंटे की यात्रा करने के बाद आप थक जाते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइवेट रूम लेकर रुकना पड़ेगा, जिसका किराया 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप होम स्टे में रहना चाहते हैं तो उसका किराया 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होता है। दोस्तों ये किराया डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ जाने का सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होता है। दोस्तों अगर आप बारिश और ठंड से बचना चाहते हैं तो आप मई और जून में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन मई और जून में केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने पर आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। होटल का किराया 200 रुपए से डायरेक्ट 2000 रुपए बढ़ जाता है। जुलाई और अगस्त का समय पूरे भारत में मानसून का महीना होता है, इसलिए इस समय आपको केदारनाथ की यात्रा पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ मंदिर पहाड़ पर स्थित है और केदारनाथ मंदिर जाने के लिए पहाड़ों पर लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जो मानसून के समय में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं अगर आप फैमिली के साथ केदारनाथ धाम की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है, क्योंकि इस समय बारिश भी काफी कम पड़ती है और भीड़ भी काफी कम रहती है। लेकिन अगर 20 सितंबर के बाद आप अपनी फैमिली के साथ केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर महीने में स्नोफॉल भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है, लेकिन ठंड तो हमेशा रहती ही है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जाना ना भूलें। दोस्तों अब सोनप्रयाग में सुबह उठने के बाद सोनप्रयाग से सुबह सुबह आपको केदारनाथ की यात्रा के लिए गौरीकुंड निकलना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है और कुछ यात्रीगण सोचते हैं कि हम यहीं से ट्रैकिंग करेंगे। सोनप्रयाग में ही गौरीकुंड जाने के लिए आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा और टैक्सी स्टैंड सोनप्रयाग में ही है, लेकिन 1 किलोमीटर आपको कम से कम पैदल चलकर वहां पर जाना होगा। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, उसमें आपको लाइन में लगना पड़ेगा। वहीं अगर आप सितंबर से अक्टूबर महीने में जाते हैं तो आपको इस लाइन में नहीं लगना है, सभी सोमो वाले खाली रहते हैं, जिसका किराया 50 रुपए पर पर्सन होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि जब आप सोमो टैक्सी लेने के लिए सोनप्रयाग स्टैंड पर जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर पैदल चलने पर आपको पता लग जाएगा कि आप ट्रैकिंग कर सकते हो या नहीं, आपका कितना
सामान लेकर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, इन सब बातों का आपको अंदाजा लग जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आप गौरीकुंड में अपना सामान लॉकर में रख सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपए पर डे के हिसाब से लिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। गौरीकुंड बहुत ही छोटा बाजार है, लेकिन इसका महत्व बहुत ही ज्यादा अधिक है। यहाँ छोटे होटल भी स्थित हैं, लेकिन सलाह यही दी जाती है कि आप अपना ठिकाना सोनप्रयाग को ही बनाएं, मतलब रहने के लिए आपको सोनप्रयाग में ही जगह लेना है। गौरीकुंड में ही गर्म पानी का कुंड है और मान्यता यह है कि गौरी माता यहीं स्नान करके भोलेनाथ की तपस्या करती थी, और कहते हैं कि इस कुंड में नहाने से आपके शरीर में जितनी भी प्रकार की बीमारियां होंगी, खुजली होंगी, वो सब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। बहुत से लोग इस कुंड में स्नान करने के बाद ही आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हम भी यहाँ पर स्नान करते, लेकिन शायद स्नान और हमारी यात्राओं का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं घोड़े, खच्चर, पालकी से केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो कितना पैसा लगेगा। दोस्तों केदारनाथ यात्रा बहुत ही मुश्किल है और गौरीकुंड से बाहर निकलते ही रास्ते की चढ़ाई देखकर इस बात पर विश्वास और भी पक्का हो जाता है। यदि आप वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा गए हो और भैरवनाथ तक पूरी यात्रा की हो तो आपको कटरा से वैष्णो देवी तक की यात्रा और वैष्णो देवी से भैरवनाथ तक की यात्रा में जो अंतर है वो आपको पता लग गया होगा। जैसे माता वैष्णो देवी में भैरवनाथ की यात्रा जो बहुत कठिन मानी जाती है, भैरवनाथ की यात्रा से भी ज्यादा कठिन है केदारनाथ की यात्रा। दोस्तों अगर आप गौरीकुंड से घोड़े लेते हैं तो उसका किराया 3500 रुपए एक तरफ का देना होगा अगर आप सितंबर और अक्टूबर मंथ में जाते हैं। वहीं अगर आप मई और जून में जाते हैं तो उसका किराया 5000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक एक तरफ का देना होगा। अगर आप पिट्ठू या पालकी से जाते हैं तो उसका किराया 5000 रुपए से लेकर 7000 रुपए के बीच का होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका वजन, आपका वेट कितना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों पैसे खर्च करें, पैदल यात्रा कर लेंगे, और कुछ लोग सोचते हैं कि चलो 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद घोड़े ले लेंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जितने ऊपर ट्रैकिंग करके चले जाएंगे उसके बाद घोड़े लेते हैं तो पहली बात तो आपको घोड़ा मिलेगा ही नहीं, और अगर आपको किसी तरह से घोड़ा मिल भी जाता है तो उसका किराया और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको भी पता होता है कि अब आप पूरी तरह से थक चुके हो और आपके बस की नहीं है पैदल यात्रा करना, तो इसलिए आप घोड़े लेना चाहते हैं। दोस्तों चलिए अब गौरीकुंड से यात्रा शुरू करते हैं। अगर आपके पास रेन कोट नहीं है तो आप अपने शहर से ही रेन कोट खरीद लीजिए, नहीं तो गौरीकुंड में आपको 200 रुपए का मिलेगा। उसके बाद आपको डंडे का सहारा जरूर लेना है, तो 50 रुपए का आप डंडा भी खरीद लें। लेकिन अगर आप फ्री में डंडा लेना चाहते हैं तो केदारनाथ की यात्रा से वापस आने वाले भक्तों से गौरीकुंड में ही डंडा मांगने की रिक्वेस्ट करें, तो आपको जरूर हेल्प करेंगे और आपको फ्री में वो डंडा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप पैदल ट्रैकिंग करना नहीं चाहते हैं तो आपको बता दूं कि खच्चर, पालकी और घोड़े से यात्रा करने से अच्छा है कि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करें, क्योंकि उसका किराया सिर्फ आने और जाने का 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच का होता है। तो आप फाटा से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से जाएं। आप 15 मिनट में केदारनाथ आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपको 4 से 5000 रुपए ज्यादा लग रहा है हेलीकॉप्टर का, लेकिन इसका फायदा यह है कि अगर आप केदारनाथ की पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो ट्रैकिंग के दौरान आपको खाने पीने और केदारनाथ में स्टे करने पर आपके कम से कम 3000 से लेकर 4000 तक आसानी से खर्च हो जाएंगे। वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपका खाने पीने रहने के पैसे बच जाएंगे, और पूरा दिन केदारनाथ घूमने के बाद आप शाम को 5 बजे हेलीकॉप्टर लेकर वापस आ जाएं। दोस्तों अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो आपको ऑफलाइन टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए आप अपना टिकट यात्रा करने से 1 महीना पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें। हेलीकॉप्टर बुकिंग का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर रेट चेक कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ की यात्रा के लिए आपको अपने साथ कौन कौन सी दवा लेकर जानी चाहिए। दोस्तों केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आप अपने साथ कुछ मेडिसिन जरूर कैरी करें, क्योंकि केदारनाथ की 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आपके पैरों में भी दर्द हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, खांसी भी आ सकती है, जुकाम भी हो सकता है, इसलिए आप अपने साथ पेन किलर की दवा, पेन किलर स्प्रे, बुखार की दवा अवश्य लेकर जानी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने साथ कपूर जरूर लेकर जाना चाहिए। पहाड़ों पर जब आपकी सांस फूलने लग जाए चलते चलते तो आप उस कपूर को सूंघ सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहेगा और आप अपनी यात्रा बहुत ही सुखद रूप से कर पाएंगे। अगर आप चढ़ रहे हैं तो चढ़ने में करीब आपको 12 घंटे लगेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जल्दी चढ़ सकता हूँ, और जब भी यहाँ पर आए कपूर लेकर आए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो आप इस तरह से
कपूर को हाथ में इस तरह से रख के सूंघ सकते हैं। पेन किलर लेके आए, बुखार की दवाई लेके आए, ये सारी व्यवस्था आप करके आए खुद से, तभी आप कंफर्टेबल चढ़ सकते हैं। उतरने में आपको करीब 4 घंटे लगेंगे, लेकिन चढ़ने के लिए आपको कम से कम 12 घंटे लगेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे सामने खच्चर जा रहे हो और ये सुबह का नज़ारा है, देख लो। तो और जो हमारे महादेव हैं, वो जो आप देख रहे हो आइस, वाइटनेस ज़्यादा है हमारे मोबाइल में, दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ तक आपको जाना है। और ये है हमारी टीम गाइस, ये हमारी टीम के 1 2 3 4 5 6 लोग वहाँ बैठे हैं, मैं 7वां हूँ और एक खच्चर से आएगा क्योंकि उसके बस का नहीं था। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, या तो आप पहले से ही ऑनलाइन टेंट की बुकिंग कर लें, लेकिन अगर आपने पहले से ऑनलाइन टेंट की बुकिंग नहीं की है, जो लोग आपसे पहले जा चुके होते हैं वो जाकर वहां पर टेंट की व्यवस्था कर लेते हैं। सारे टेंट जो होते हैं वहां पर फुल हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है, लेकिन आपने उस टेंट को 4000 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में बुकिंग की है, लेकिन ऑफलाइन में उनको उसी रूम का डबल रेट मिल जाता है। तो जो आपकी बुकिंग होती है वो वहां पर कैंसिल कर देते हैं। और ट्रैकिंग के दौरान किसी भी यात्री को नहीं पता कि वो ट्रैकिंग करने के दौरान कब थक जाए और किसी का टेंट वहां पर खाली होगा भी या नहीं होगा। तो लोग आपकी मजबूरी को देखकर आपसे रहने के लिए ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे और आपको केदारनाथ की ट्रैकिंग के दौरान कम से कम 2 रात गुजारना ही पड़ेगा। और केदारनाथ में रहने के लिए 4 लोगों का लगभग 2 रात के लिए 6000 रुपए लग जाएंगे। इसीलिए आप अपना 4 लोगों को रहने के लिए टेंट भी जरूर लेकर जाएं। और अगर आपके साथ, आपके पास अगर आपका अपना खुद का टेंट है, तो आप अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ में एक रात्रि और विश्राम कर सकते हैं महादेव के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वाटर प्रूफ टेंट का लिंक दे रखा है और सबसे बेस्ट है 4 लोगों के लिए रहने के लिए। इससे सस्ता और इससे बेस्ट कोई भी टेंट आपको नहीं मिलेगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक के थ्रू आप इस टेंट को खरीद सकते हैं। वहीं अगर अब बात करते हैं कि आपने केदारनाथ की यात्रा को कंप्लीट कर लिया है और आप अब बद्रीनाथ की यात्रा को करना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचना होगा बद्रीनाथ। उसके लिए आपको सोनप्रयाग से या सीतापुर से आपको बस मिलती है बद्रीनाथ के लिए। तो सबसे पहले आप आ जाइए सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से वहां पर बस स्टैंड से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिसका किराया 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक होता है। तो इस तरह से आप सोनप्रयाग से बद्रीनाथ बड़े आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों बद्रीनाथ में आप 2 तरीके से रुक सकते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन ये है कि वहाँ पर बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, जहाँ पर आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक रात को रुकने के लिए रूम मिल जाते हैं। यहाँ पर GM VM का यात्री निवास बना हुआ है, इसकी बुकिंग वहाँ पर आप जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने पर हो सकता है कि वहाँ पर रूम अवेलेबल ना हो। इसलिए अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और कम पैसों में GMBN के रूम में रहना चाहते हैं, तो आप अपने रूम की बुकिंग www.gmbmonline.com पर जाकर अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसके अलावा बद्रीनाथ में बहुत सारे होटल बने हुए हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक के रूम मिल जाते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के बीच में रूम मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस साल बद्रीनाथ की यात्रा कब से शुरू होती है। दोस्तों इस साल 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे और इसके कपाट बीते साल 19 नवंबर को बंद हुए थे। बता दें कि बद्रीनाथ समेत चारों धामों के कपाट सर्दियों के मौसम में भीषण ठंड होने की वजह से अक्टूबर से नवंबर में हर साल बंद कर दिए जाते हैं, जिन्हें अगले साल अप्रैल या मई में फिर से खोला जाता है। ये डिपेंड करता है कि शीतकालीन का मौसम कब तक रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए सही
समय कौन सा होता है? दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं और बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है सितंबर और अक्टूबर के महीने का, क्योंकि इस समय बहुत कम भीड़ होती है और आप बहुत कम पैसों में बद्रीनाथ की यात्रा को कर सकते हैं। बद्रीनाथ का जो पीक सीजन होता है वो मई और जून का होता है, क्योंकि बहुत से भक्त बद्रीनाथ के दर्शन के लिए मई और जून में ही जाते हैं और पहाड़ों पर भूस्खलन होने की वजह से 3 से 4 दिन का लंबा जाम लग जाता है, इसलिए आपको इन महीनों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बद्रीनाथ में रहने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप बस के द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो आपको बद्रीनाथ के लिए 2 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बस से जाएंगे तो बस से पहले ही दिन आपको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे और शाम तक आप पहुंचेंगे तो आप बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। और वहाँ पर बहुत सी जगह है जहाँ पर आपको घूमना होता है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको इसके लिए 1 दिन का स्टे ही बनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आप पहले ही दिन पहुंच जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, दूसरे दिन उठ जाते हैं और बद्रीनाथ के आसपास घूमने वाली जगह को आप उसी शाम घूम लेते हैं और गाड़ी में वापस आ जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों आपको बद्रीनाथ में खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पर भी आपको थाली सिस्टम ही देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की थाली का खाना मिल जाएगा, जिसमें आपको दाल चावल रोटी सब कुछ अवेलेबल रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन कैसे करें। दोस्तों जो लोग बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं वो लोग बहुत ही थके हुए होते हैं और वो जब बद्रीनाथ पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है कि कहीं बद्रीनाथ में ट्रैक तो नहीं करना पड़ेगा केदारनाथ की तरह। दोस्तों बद्रीनाथ में आप जहां भी होटल लेते हैं वहां से बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो 500 मीटर की दूरी पर है। बहुत ही प्लेन रास्ता है, पूरा समतल रास्ता है। बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगता है, तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी ट्रैकिंग नहीं करना पड़ता आपको। 5 मिनट बाद जब आप पहुंच जाओगे मंदिर पर तो वहाँ पर एक तप्त कुंड है जो गर्म पानी का कुंड है। दोस्तों मुझे भी इस तप्त कुंड के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने अपने होटल में स्नान कर लिया था, लेकिन यहाँ के मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तप्त कुंड में स्नान करने से आपकी जितनी भी थकान रहेगी केदारनाथ की, आप जितने भी थके रहेंगे वो सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी। और मंदिर का दर्शन करने से पहले आपको स्नान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों जब इस तप्त कुंड में मैंने स्नान किया तो उसके बाद मैं जब अपने रूम पर आया तो मैंने ये रियलाइज किया, मैंने ये फील किया कि वाकई में जो मेरी थकान थी, जो केदारनाथ में मुझे बुखार हुआ था, फीवर हुआ था, सर दर्द हो रहा था, पैर दर्द हो रहे थे, वो सारी थकान तप्त कुंड में स्नान करने के बाद खत्म हो चुकी थी। स्नान करने के बाद आप मंदिर में जाकर लाइन में लग जाइए। आप मई और जून के महीने में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको दर्शन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे में लाइन में लगना पड़ेगा। वहीं अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आपको दर्शन करने के लिए सिर्फ आधे से 1 घंटे का ही समय लगता है। दोस्तों मंदिर में बद्री विशाल का दर्शन करने के बाद इसके बाद आपको जाना है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल वह स्थान है जहाँ पर लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं, तो इस जगह को हर लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप भूले नहीं, इसको नोट कर लें और यहाँ पर भी आपको जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब पूरे दिन में हमने 2 से 3 घंटे में बाबा बद्रीनाथ का दर्शन तो कर लिया, लेकिन अब पूरे दिन यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए। बद्रीनाथ के आसपास घूमने की जगह कहाँ है और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है भारत का अंतिम गाँव, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको लगता है कि आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप इस गांव में 1 किलोमीटर चलकर बड़े आसानी के साथ पैदल जा सकते हैं। केवल 10 मिनट का ही समय लगता है अगर आप पैदल जाते हैं तो। इस गांव में जाने पर आप यहाँ पे 3 से 4 जगह घूम सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्यास गुफा देख सकते हैं, वहाँ पर आप दर्शन करने के लिए चले जाओ। यहीं पर गणेश गुफा भी है, तो आप वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर बोला जाता है कि पांडवों ने इसी रास्ते से स्वर्ग जाने का रास्ता प्राप्त किया था, तो यहाँ पर स्वर्ग जाने का रास्ता भी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और जब 5 पांडव स्वर्ग के रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें नदी को क्रॉस करने के लिए भीम ने एक बड़े पत्थर को उठाकर वहाँ पर रखा था, जिसे वहाँ पर भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो ये पत्थर को क्रॉस कर, इस पत्थर पर चलकर इसको क्रॉस करने के बाद भी
वो आगे स्वर्ग के रास्ते पर गए थे और इसी रास्ते के बगल में ही सरस्वती माता का मंदिर है। यहाँ पर आपको भारत का अंतिम गांव भी देखने को मिल जाए। आप भारत के अंतिम गांव में भी चाय पीने का मजा उठा सकते हैं। इन सब जगह को घूमने के लिए आपका केवल 1 से 2 घंटे ही लगेगा और ये इतने फेमस जगह है जो आप यहाँ पर कभी नहीं गए हो, तो आप यहाँ पर जाकर इस जगह का एंजॉय कर सकते हैं। भारत के आखिरी गांव में जाकर आखिरी चाय पी सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या हम बद्रीनाथ जाने के लिए हमें पास की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आप कोई भी 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको ई पास बनवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना ई पास निकाल सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे द्वारा बताए गए प्लान के अनुसार हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आप 31 रुपए तक हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर आप केदारनाथ से भी बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप केदारनाथ से भी बद्रीनाथ की यात्रा 3 से 4 हजार रुपए में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 4 धाम यात्रा को करने में कितने दिन का समय लगेगा। दोस्तों 4 धाम की यात्रा हरिद्वार से ही शुरू होती है और करीब 10 दिन में जाकर पूरी होती है। उत्तराखंड सरकार के हिसाब से अगर इस बार कोई भी व्यक्ति 4 धाम की यात्रा को 10 दिन से कम में कंप्लीट करेगा तो उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये दोस्तों आप सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि 4 धाम की यात्रा को पूरा करने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैंने आपको हर जगह बता दिया है कि कितना खर्चा आएगा, लेकिन अगर आप 4 लोगों के साथ केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक साथ करते हैं तो आपका प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल खर्च 12,000 रुपए होगा। लेकिन अगर आप चारों धाम की यात्रा अपने दोस्तों के साथ या फिर आप अकेले करना चाहते हैं तो आपका अपना बजट 20,000 रुपए बनाकर चलना होगा। दोस्तों इस बजट में मैंने आपके शहर से आने और वापस आपके शहर जाने का खर्चा नहीं जोड़ा है, तो आप इस खर्चे को भी अपने 20,000 में ऐड कर लेना। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप 4 धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आया हो और आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।